थोड़ा सा देखते हैं। तो हेडिंग तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में बात करें तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को बोलता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या नाम होगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ETS बोलिए या क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आप लोग को पहले से बता रखा हूँ, तीन ही तरह से फास्फोराइलेशन होता है। बोले तो फास्फोराइलेशन करने का मतलब क्या? ATP का प्रोडक्शन। फास्फोराइलेशन का मतलब ये ATP का प्रोडक्शन। तो ATP जो बनता है तीन ही तरीके से, एक फोटोसिंथेसिस में जो बनाए थे तो फोटोफास्फोराइलेशन, नहीं तो वो तो फोटोसिंथेसिस में बना था, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल था। और दो तरह का जो और है, एक ऑक्सीडेटिव और एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक तो GTP जो बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल है। ग्लाइकोलाइसिस में जो 4 बन रहा था सबस्ट्रेट लेवल से बन रहा था, मतलब डायरेक्टली सबस्ट्रेट टूट के ATP दे रहा है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। नहीं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ही मैक्सिमम ATP का जनरेशन होता है। इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। किसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं? तो NaDH2 H2 एंड FADH2, इसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बार बार बताया कि एक NaDH2, आपको मैंने बता रखा है, एक NaDH, DH भी लिखता है बहुत जगह, H2 भी लिखता है। ये कितना देता है? 3 ATP, ये पता है। तो इसी का टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा तभी 3 ATP मिलेगा। और एक ठो FADH2 जब आएगा तो ये कितना देगा? 2 ATP। तो जरा सा आप पहले ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ NaDH2 और FADH2 बना था। और दूसरा बात, टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है कहाँ पे होगा या ETS कहाँ चलेगा? तो बताया गया था इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक की अगर बात करें, इन यूकैरियोटिक सेल, ETS की जो बात करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन यूकैरियोटिक सेल टर्मिनल ऑक्सीडेशन occurs in inner mitochondrial membrane। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होता है, तो कहाँ पे होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये NaDH2 क्या कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, उल्टा नहीं कीजिए, ठीक है? तो लॉस, ये जो NaDH2 जो पकड़ के लाया, क्या पकड़ के लाया? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या पकड़ के लाया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, वो सॉरी, पकड़ के जो लाया इलेक्ट्रॉन को, तो उसी को तो दे देगा। तो किसको देगा? तो पक्का कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ लेने वाला भी है, तो कौन है लेने वाला? तो थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। नहीं, कहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और कैसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन से ATP का फॉर्मेशन होता है, कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, कैसे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनता है, कैसे pH ग्रेडियंट बनता है, ये सब अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और जो आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो कोई ना कोई सेल के अंदर हो रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहेगा? सेल के अंदर।
तो मैंने आपको बताया है कि सेल के अंदर अगर मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6, ये पहले टूट के क्या बना था? पायरुविक एसिड। आप लोग को अच्छे से पता है ये बात। क्या को बना था? 2 ठो। इसी प्रोसेस को क्या बोले थे? यही प्रोसेस का लाया था क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसी को ना बोले थे। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बना था? तो याद कीजिए, ग्लाइकोलाइसिस में जो बना था, तो 2 ठो एटीपी बोल देते हैं जो डायरेक्टली टूट के बना। 4 बना था लेकिन 2 यूज हुआ था तो 2 लिख दिए। और 2 ठो क्या? NADH या H2 भी लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे नॉर्मली NADH, यही ना? 2 ठो बना था। उसके बाद क्या हुआ था? यही पायरुविक एसिड इंटर किया था। तो बताया था पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये 2 ठो है, तो ये भी क्या को बनेगा? ये सब याद है आपको। इसी को हम लोग क्या बोले थे? लिंक रिएक्शन। इसी का नाम क्या पड़ा था? ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को शॉर्ट में REACTION कर देते हैं, लिंक रिएक्शन। यहाँ भी क्या बना था? तो यहाँ जो बना था, तो NADH या H2 क्या को बना था? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला था। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला था, आपको पता है CO2, तो ये निकल लेगा। कै गो? तो 2 गो। उसके बाद हम लोग क्या किए? यही एसिटाइल को एंजाइम में जब अंदर गया तो क्रेब साइकिल चलाएगा। एसिटाइल को एंजाइम में क्या चलाएगा? क्रेब साइकिल। आप लोग को अच्छे से पता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या क्या बना? एक ठो से 3 NADH2 बना था। तो 2 अगर साइकिल चलाएंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 2 साइकिल चलेगा तो 6 NADH या H2 बनेगा। एक साइकिल में एक ठो FADH2, तो 2 साइकिल में 2 FADH या H2 बनेगा। और यहाँ पे 2 ठो क्या बन जाएगा? यही ना? यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर कभी पूछे क्या चीज़ कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितना ATP, तो ये तो बिना ETS में गए हुए ही ATP आ गया। ETS में तो इसको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। दूसरा क्या है कि यहाँ जो ये GTP है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। तो 2 और 2 4, टोटल ग्लूकोज की अगर बात करें एक ग्लूकोज का, तो 4 ATP ऐसा बनता है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनता है। 4। एक ग्लूकोज से टोटल कितना ATP बनता है? 38। 38 ATP में 4 ATP सबस्ट्रेट से बना, तो बाकी कितना बच गया? 34 ATP किससे बनेगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होगा? टर्मिनल ऑक्सीडेशन की जो बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। मतलब ये NADH2 जब इनर मेम्ब्रेन के पास जाएगा, जहां ETS चलेगा, यहीं पे क्या चलेगा? ETS। तो 1 से 3, तो 6 से 18। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे चलेगा इनर मेम्ब्रेन में, तो कितना बन जाएगा? 18 ATP। तो ये दिख रहा है आपको। ये वाला जब ETS में जाएगा 1 से 2, तो 2 से 4, तो 4 ATP यहाँ पे बनेगा। बना? दूसरा देखो, ये जो NADH2 आया था, तो ये भी तो अंदर ही है। ये भी जब ETS में जाएगा, इसी में जाएगा ETS, तो यहाँ भी ETS से ही बनेगा। तो ETS में जाने के बाद कितना बनेगा? 1 से 2, तो 2 से, सॉरी 1 से 3, तो 2 से 6 ना। ठीक। अब जरा गौर कीजिए, बोर्ड पे नजर रखिएगा। अब यहां भी तो है, इससे भी बनेगा। कितना बनेगा? 6 ATP बनेगा। इससे 6 ATP बनेगा। जब ETS में जाएगा तो कितना बनेगा? तो चलो जोड़ लो, 6 6 कितना हो गया? 12 12 18 कितना हो गया? 30 और 4, तो 34 ATP बना ETS में जाने के बाद। ये सब कब बन रहा है? ETS नहीं, ETS। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
ये तो है बाहर, ये तो है बाहर, तो बाहर तो बनेगा नहीं, इनर मेम्ब्रेन में जाना पड़ेगा। तो इसको कहाँ अंदर आना पड़ेगा, अंदर की ओर लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। जो दो ठो बाहर है, अगर उससे आप एटीपी चाह रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर लाना पड़ेगा। जब तक वो अंदर आएगा नहीं तब तक एटीपी बनेगा नहीं, सिंपल सा चीज है। क्योंकि ईटीएस चल कहाँ रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो दो ठो बना है, अब उसको अंदर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे अंदर, तो इसको जो अंदर लाएंगे, तो ये जिस गेट से आता है, गेट से, उसी को बोलता है सटल। ये दो NH2 को अंदर लाने के लिए चलेगा सटल गेट। और ये दो तरह का गेट होता है, दो तरह का गेट है। जैसे इस क्लासरूम में आने का, एक उधर से भी आ सकते हैं, एक है कि पीछे से घूम के इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि उधर से आपने डायरेक्ट डायरेक्ट घुस गए, इधर से घूम के आइएगा तो एनर्जी कुछ लॉस कर जाएगा, नहीं, एनर्जी कुछ लॉस कर जाएगा। तो वही बात यहाँ भी होता है। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एटीएस से पहले, ये दो ठो जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था उसको अंदर कैसे करवाएंगे। पहले एक बार अंदर करवा लेते फिर ईटीएस डिटेल देखेंगे, समझ में आया। तो अंदर कराने के लिए सटल, तो हम लोग इसी सटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर है, क्या बात करने जा रहे हैं पहले, सटल या गेट। किसके लिए गेट है या सटल है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस में दो ठो क्या बना था, NADH या H2 की जो बात करें, उसको अंदर लाने की बात कर रहे हैं सटल। और यही सटल दो तरह का होता है, कह सकते हैं दो गेट होता है। कौन सा दो गेट, एक होता है यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, एक का नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, LE एल छूट रहा है, तो क्या बोलेंगे सटल। नहीं, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल एक है, और जो एक दूसरा सटल है उसका नाम है मैलेट एस्पार्टेट सटल। क्या नाम है, मैलेट। सटल, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल और मैलेट एस्पार्टेट सटल, नहीं, तो दो तरह का सटल है। अब दोनों सटल में जो बात करें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल कहाँ चलेगा हमारे बॉडी में, तो ये चलता है हमारे ब्रेन में और हमारे मसल सेल में। कहाँ चलेगा, तो ब्रेन एंड मसल्स सेल में, ब्रेन और मसल सेल में चलेगा ये। बाकी वो कहाँ चलेगा, तो हमारे लीवर में चल सकता है, किडनी में नहीं, हार्ट में, ये सब में क्या चलेगा, मैलेट एस्पार्टेट सटल, मैलेट एस्पार्टेट सटल चलेगा इसमें। अब क्या है कि इस सटल में क्या होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज लिख दो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है मात्र 36 ATP बनाता है। कितना ATP बनाएगा, 36 ATP बनाएगा। ये मोबाइल ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर रहा है, आवाज सुन लिया मैंने। तो कितना बनाएगा, मात्र 36 ATP बनाएगा। और आप लोग क्या याद रखे हो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP बनेगा। कहाँ पे, हमारे लीवर में, किडनी में
हमारे हर्ट में, नहीं तब तो हो गया खेला, कभी 36 कभी 38, कहाँ 36 कहाँ 38, तो आपको पता है 36 की बात करेंगे तो कहाँ पे, ब्रेन और मसल्स में। तो एक तरह से क्या हुआ, 38 से 36 तो गिर गया, ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा एक ही बार में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो गया, गिर गया, तो ग्लूकोज गिर गया, तो गिर गया से याद रखिए जी, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 2 एटीपी गिरा देना है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 2 एटीपी गिरा देना है ना, तो गिर गया है तो 2 एटीपी गिरा दिए। और मैलेट, एम्फोरमेलेट, एम्फोरमेन, ऐसे याद रखो मेन, नहीं तो पूरा एटीपी कहाँ बना है, मैलेट एस्पार्टेट शटल में। अब क्वेश्चन है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलेगा कहाँ, बार बार याद करोगे भूल जाओगे, बाद में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, अगर हम लोग गिरते हैं तो चोट कहाँ लगता है, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, कहाँ लगता है चोट, दिमाग में, माथा में, ब्रेन में, और कहाँ लगता है, मसल में। याद हो गया, गिरने पे चोट कहाँ लगता है, ब्रेन में, मसल्स में। तो 2 एटीपी कहाँ गिरा देना है, ब्रेन और मसल्स में। अगर कभी क्वेश्चन आए कि इनसाइड द ब्रेन या ब्रेन सेल या मसल सेल, नहीं मैं बोलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी बनाएगा, 36 एटीपी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद 36। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए किसमें, दूसरे जगह, अगर ये दो का नाम न ले तो आप आंख बंद करके 38 मार के निकल सकते हो। अब दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे, आखिर खेला क्या हुआ, तो उसके लिए सटल समझना पड़ेगा, है ना, उसके लिए सटल समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे, देखो तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का, देखो ये फिगर देखो, मैं इतना दूर को, इतना दूर डॉट जो दे रहा हूँ, काट के वहां अलग से बना रहा हूँ, इतने दूर का पिक्चर, तो काट के अलग से, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इस चीज को अंदर लाने की बात करेंगे हम, समझे। तो देखो फिगर बना रहे हैं, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इधर भी उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बना लो, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन है। तो आपको पता है ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन, और व्हाइट वाला जो है इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। इधर भी सेम बात, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा कि नहीं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, नहीं अंदर में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, बाहर में क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। सेम बात यहाँ भी, इधर क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, और इनर साइड से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। आउटर मेम्ब्रेन में ही, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर बोले तो साइटोप्लाज्म में ही हुआ था क्या, ग्लाइकोलाइसिस। तो यही ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना हुआ है, दो ठो NADH या H2 बना हुआ है, इसी को तो अंदर ले जाना है। यहां भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी क्या बना हुआ है, दो ठो NADH2, इसी को तो अंदर लेके जाना है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, सटल बोले तो गेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट नाम ही है ग्लिसरॉल फॉस्फेट, और सटल बोले तो गेट, तो यही गेट से घुसा देना है, अंदर जाएगा तो यही जाएगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ये कैसे बना था ग्लिसरॉल फॉस्फेट, तो ये बना था डाहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, याद आया, ढाप, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट, पूरा नाम क्या है, DHAP। लेकिन ये कैसे बना था, तो इसका हाइड्रोजन ले लेता है, और जब ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, NADH, सॉरी NAD प्लस कर सकते हो, नहीं तो ये दे दिया, जब हाइड्रोजन दिया तब ये बना, और फाइनली ये जो है आया कहाँ से आया होगा, इधर से आया होगा, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो जरा गौर कीजिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हाइड्रोजन लेके ये बनेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन छोड़ के ये बन जाएगा, तो हाइड्रोजन निकाल दिया। तो यहाँ जो निकालता है, बस स्पेशल बात यहीं पे है कि यहाँ हाइड्रोजन पकड़ने वाला NAD आता है, और ये पकड़ के क्या बना देता है, NADH2। अगर ये दो है तो सब दो दो को कहानी होगा, सब क्या होगा, सारा कहानी दो, मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं दो, तो ये भी दो, तो ये भी क्या को बनेगा दो, ये भी क्या को होगा, यही तो हो गया खेला। जरा सोचो, हम लोग क्या जोड़ रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस का दो ठो NADH2, ETS में जब जाएगा तो 1 से 3, तो 2 से 6 ATP, लेकिन इसको अंदर करने में क्या हो गया, दो को FADH2 न बना, एक FADH2 जाएगा तो 2 ही ATP, दो को जाएगा तो 4। तो अब सोचो कि FADH2 अगर ETS में जाएगा तो 4, और अगर ये जाता तो कितना बनता, 6, तो 2 ATP का लॉस हुआ ना। तो इस सटल के कारण 2 ATP लॉस कर जाता है, क्योंकि अंदर में NADH2 न बन के क्या बन जाता है, FADH2। लेकिन इस केस में लॉस नहीं किया, मतलब बाहर भी NADH2, अंदर भी क्या बनेगा, NADH2 ही रह जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो मैलेट एस्पार्टेट सटल, तो इसमें जो है मैलेट लिख लेना है, मैलेट। एस्पार्टेट सटल की बात कर रहा है, तो सटल तो है तो इधर कर देना है, और एस्पार्टेट बोले तो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बीच में और भी स्टेप आता है, लेकिन आप याद रखिए, बस एक स्टेप यही याद रखना है। और क्या था बाहर में, दो ठो NADH2, ये लिया, क्या बना देगा, NAD प्लस बना देगा, क्या गो, दो ठो मैलेट लेके अंदर घुस गया, और ये बाहर आया होगा, तो मैलेट ही अंदर घुसा है, तो मैलेट का मैलेट लिख देना है। और यहाँ एस्पार्टेट है, एस्पार्टिक एसिड है, तो एस्पार्टिक एसिड, दोनों सेम ही चीज लिखाएगा इधर, खाली एरो चेंज। और यहाँ से जो यहाँ आया, तो हाइड्रोजन ये लेके बना था, तो यहाँ दे के बनेगा, हाइड्रोजन जो देगा तो यहाँ जो था वही बन जाता है, मतलब यहाँ था NAD प्लस आएगा, और क्या बना देगा, दो मॉलिक्यूल NADH2, तो सब दो, तो दो से मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। मतलब बाहर भी क्या था, NADH2, और मैट्रिक्स में घुसने के बाद भी क्या हुआ, NADH2, किसमें, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, ऐसा होता है, इसीलिए वहां 2 ATP घटा नहीं, और इसमें क्या हो गया, 2 ATP घट गया। क्लियर। तो ये दो तरह का अलग से सटल चलता है, सटल मैकेनिज्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सटल मैकेनिज्म। अब क्या है कि जितना भी NADH2 FADH2 जो बना था, सब कहाँ पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब सारा A to Z कहाँ पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अब ये हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन अब करवाते हैं इसका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, तो अब हम लोग क्या करवाएंगे, ETS या टर्मिनल ऑक्सीडेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, इतना में कोई भी डाउट, समझ में आया। कहाँ 2 ATP घटेगा, तो ब्रेन में, मसल्स में। क्यों घट गया, क्योंकि वहां चला है ग्लिसरॉल फास्फेट सटल। ऐसा क्या हो गया ग्लिसरॉल फास्फेट सटल में, तो बाहर था NADH2, अंदर बना लिया था क्या, FADH2, तो 2 NADH2 को अंदर करने में 2 FADH2 अंदर बना, इधर नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आइए ETS डिटेल में देखते हैं। ETS जो देख रहे हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो इस ETS की जो बात करते हैं, नाम ही है ETS, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी चेन की बात करें, रेस्पिरेटरी चेन या ETS की बात कर रहे हैं। तो सारा बात कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे हम लोग, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, करवाते हैं। मतलब मैं फिगर से अगर बताऊं तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर में है ये, इस तरीके से होता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, सारा कहानी। अच्छा, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस भी आपको पता होगा, क्या बोला जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये सब तो आपको पता है। मतलब ये फिगर किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में होता है कि एनिमल में, एनिमल में नहीं होगा, तो दोनों में होगा। जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब ईटीएस प्लांट में होगा कि एनिमल में, दोनों में होगा। जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें चलेगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो मैं जो भी बात कर रहा हूं कहाँ का करूंगा, मान लो यही है ईटीएस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब ईटीएस की जो हम लोग बात करेंगे, ईटीएस की जो हम लोग बात करेंगे, नहीं, तो ईटीएस जो है इसमें हम लोग 4 कंपोनेंट की बात करेंगे। ईटीएस में कितने कंपोनेंट की बात करेंगे, 4 कंपोनेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे ईटीएस का। कौन सा 4, कैसा 4 कंपोनेंट, तो देखिए ईटीएस में 4 कंपोनेंट, मतलब सारा बात किसके अंदर की हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो इसमें 4 कंपोनेंट है। ईटीएस में कितना कंपोनेंट है, ईटीएस कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कौन कौन सा 4 कंपोनेंट है भाई, पहला एक कंपोनेंट होता है एफ एम एन, एक कंपोनेंट ये ईटीएस का। दूसरा कंपोनेंट इसमें होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है ईटीएस का। तीसरा कंपोनेंट जो इसमें है कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू। और जो फाइनल कंपोनेंट होता है, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेडिकल एग्जाम में, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स की जो बात करें, आपको बता दूं ये जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम में पूरा एक सीक्वेंस चलता है, ढेर सारा इसमें। एक होता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के अंदर अगर घुसोगे, नहीं, तो आपको मिलेगा साइटोक्रोम C1। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था, याद आ रहा है कुछ, बी के बाद C1। फिर क्या बात करेंगे, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। फिर नेक्स्ट क्या बात करेंगे, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए। और फिर क्या बात करेंगे, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3। कहने का मतलब ये है कि ये सारा बात कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, A to Z बात, मतलब वहीं पे एफएमएन है। जो NADH2 और FADH2 जो मैंने पीछे यहाँ पे बताया आपको, ये सब जो पकड़ के लाएगा, मैंने जो बोला कि इससे जो 3 एटीपी बनाएंगे, आखिर कैसे बनाएंगे, FADH2 से 2 एटीपी कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या लिखा कि ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाएगा, बताया आपको, इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाएगा, इसी का तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवाना है ये दोनों का। तो इलेक्ट्रॉन पकड़ के ला रहा है और लाके कहाँ दे देगा, पकड़ के लाके दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। ये दे देगा अगले को ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर ये देगा अगले को ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर ये देगा अगले को
तो अगला में इसका अगला, तो ये तो साइटोक्रोम लिखे तो सब आ गया ना, तो ये किसको देगा, इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर अगले को ऑक्सीडेशन इसका जिसका लॉस हुआ ये अगले को दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ही तो एटीपी बनता है यहाँ पे। तो फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। मैंने आपको याद कीजिए बताया था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पंखा में करते हैं तो हवा लगने लगता है, वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो लाइट में कर दीजिए तो लाइट जल रहा है, ट्यूब में कर दिए तो वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हीटर में कर दो, रूम को गर्म कर देगा, वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रीज में कर दो तो ठंडा करने लगता है, एसी में कर दो रूम ठंडा कर देगा। सब तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन उसका फ्लो आप कहाँ करवा रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो एटीपी बनाने वाला मशीन में कर दो, बना देगा एटीपी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ही तो बात हो रहा है। और ये फ्लो तो हम लोग फोटोसिंथेसिस से याद कीजिए चल रहा है। जब फोटोसिंथेसिस पर आया था तो आपको रिजोनेंस एनर्जी बताया था, वहां बताया था कैसे बैटरी का फॉर्मेशन होता है, और वही बैटरी कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो हुआ था। जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो हुआ था। तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो की ही बात कर रहे हैं। तो वहां भी तो एटीपी बना था, साइक्लिक में 2 एटीपी बन रहा था, जेड स्कीम में 1 एटीपी डायरेक्ट बन रहा था, वहां भी बन रहा था एटीपी। यहाँ भी एटीपी बनेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाएंगे तो। आपको बता दूं कि ये जो साइटोक्रोम का सीक्वेंस है ये आपको बेहोशी में भी याद होना चाहिए, अगर आप बेहोश रहो उस समय भी इसको भूलना नहीं है। दुनिया का कोई मेडिकल एग्जाम ना होगा जो 10 बार इसको ना पूछा हो कि साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होता है। नहीं तो क्या सीक्वेंस होता है, साइटोक्रोम बी, बी के बाद C1, देन C, देन A, देन A3, और फाइनल इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन। तभी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से जुड़ के वाटर बनाता है, तभी तो वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये बात क्लियर है। अब क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वाली बात होती है। FMN से NaDH2, NaDH2 अभी इसमें दिख नहीं रहा आपको, जो आएगा FMN से NaDH2 जिसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, यहीं पे नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर दो, एक नाम आता है कॉम्प्लेक्स, अभी नया वाला एनसीईआरटी में जोड़ा है ये सब फर्स्ट। नहीं तो कहां से कहां तक, FMN और NaDH2 वाला जो है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज एक्चुअली इंजाइम होता है, डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहलाता है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेकेंड भी है। नहीं, अगर कभी कोई पूछे कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये था, सेकेंड, तो सेकेंड कहां से, ये एन है, FMN। नहीं, सेकेंड होता है कोई एंजाइम Q से लेके FADH2 तक। क्या बोलेंगे, कोई एंजाइम Q जो कि यहां दिख रहा है, लेकिन अभी FADH2 आपको नहीं दिख रहा है। FADH2 जो आएगा इसको FADH2 डी हाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड भी होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी बोला जाता है। अब थर्ड कहां से कहां तक सर बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड बोला जाता है साइटोक्रोम बी से लेके C1 तक। तो देखो कहीं होगा बी से लेके C1, ये वाला दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ जाता है। तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंतर्गत आएगा। कॉम्प्लेक्स 4 भी होता है, इधर लिख देता हूं 4। चौथा कॉम्प्लेक्स कहां से कहां तक, तो साइटोक्रोम ए से लेके A3 तक, ए से लेके A3 तक, ए से लेके A3 तक। नहीं तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। नहीं कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गया मोबाइल सब।
मेरा साउंड पकड़ ले रहा है। हम यहाँ बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फोर, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर का सब चीज निकाल रहा है। खैर, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ये भी होता है, 5 कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ किसको बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेज नाम के एंजाइम को। एटीपी, इसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोला जाता है, या एटीपीएज भी आप लिख सकते थे। एटीपी बनाने वाला एंजाइम जो होता है एटीपीएज वहीं पे होता है। तो ये जो साइटोक्रोम वाला पार्ट लिखा, 5 कॉम्प्लेक्स में इसको बांट दिया गया, 5 बार में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फिगर है मेरे पास अच्छा सा, लेकिन थोड़ा सा खोजना पड़ेगा मुझे। आपका एनसीईआरटी और ये जो मैंने लिखा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, टेंशन नहीं लेने का। सही लिखा हुआ तो ये है, बट याद एनसीईआरटी ही कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स ये वाला है, मैं दिखाता हूँ बोर्ड पे। देखो क्या लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिख रहा है? यही ना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये देखो क्या लिख रहा है, FADH2 से साइटोक्रोम क्यूरॉन सेकेंड। ये देखो ये क्या लिख रहा है, थर्ड। फिर देखो ये क्या लिख रहा है, फोर्थ। और फाइनली ये क्या लिख रहा है, जरा गौर करो। ऐसे अभी ये बताया नहीं हूँ, अभी बताऊंगा। सीक्वेंस लिखे नहीं हम, वहां तो अलग से लिखे ना, मेम्ब्रेन में लिखना है। जरा गौर करो, प्रोटॉन लेके कौन अंदर घुस रहा है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, देखो कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, साइड में होगा, और छोटा करेंगे तो शायद आएगा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो यही है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नहीं, इधर क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से प्रोटॉन को कौन खींच के ला रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। याद रखिएगा, तीन ही कॉम्प्लेक्स, तीन ही जगह मैट्रिक्स से हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन को खींच के लाता है। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। प्रोटॉन खींचने वाला, मैट्रिक्स खींच के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डालने वाला तीन ही है। कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा। मतलब दूसरा नहीं खींचा, दूसरा नहीं खींचा। लेकिन पांचवा देखो, बात पलट देना है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में लाता है कौन? पांचवा कॉम्प्लेक्स। यही तो एटीपीएज वाला जो मेम्ब्रेन में होता है, यहीं पे तो एटीपी बनाएंगे। तो यही बात को अच्छे से पढ़ना है, इसी बात को हम लोग को अच्छे से देखना है। तो आइए अच्छे से देखते हैं। सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिखाना था अभी फिलहाल हमको, कि बात क्या है वो दिखाना था। पहले मैं इसका पूरा सीक्वेंस बना देता हूँ, तब फिर आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है? बोलो, डाउट है तो। नहीं है? बढ़ो आगे, बढ़ जाओ, पक्का? चलिए बढ़ जाते हैं। अब देखो, मैं बात कहाँ का कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का भाई। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये वाला कौन सा बात हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। और दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर ना? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इतना दूर को काट के बड़ा करके देख रहे हैं, इतना दूर को काट रहे हैं, और काट के यहाँ पे हम, इतना दूर काटने के बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट को, अब क्या है, मेम्ब्रेन ऊपर में है, तो एक सिंगल लाइन से ऐसे दिखा दे, मेम्ब्रेन है भाई, आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं सीधा कर लो, ये भी तो मिटाने के बजाय और आ जाता है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन व्हाइट से दिखा है तो व्हाइट ही ले लेते हैं।
ये मान लो आउटर मेम्ब्रेन है और फिर टेढ़ा हो गया, नहीं इससे अच्छा वही था। और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन क्या है, इनर मेम्ब्रेन में हमको कुछ कुछ लिखना है, तो इतना पतला में तो लिख नहीं पाएंगे, इतना पतला में लिख नहीं पाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, एक और ले लेते हैं, थोड़ा और मोटा करते हैं, एक और ले लिए। तो अब तो लगेगा सर तीन तीन को मेम्ब्रेन बना दिए, कंफ्यूजन स्टार्ट कर देगा ये। तो ये दोनों मिल के क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ऐसा क्या हुआ, फ्लक्चुएट कर गया अचानक। अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा। यूपीएस मोड पे लगता नहीं है। हाँ तो आने दीजिए, तो जब तक आता है तब तक पूछ लेते हैं। पूछेंगे, आज मूड नहीं है अभी चेक करने का, कहा कि इधर अभी पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा, बीच में छोड़ नहीं सकते। आज जब तक ही ख़त्म नहीं होगा छोड़ नहीं सकते, बीच में इसको छोड़ना मुश्किल है। तो तब तक एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछते हैं। आ गया, आने में टाइम लगाएगा, मतलब क्वेश्चन ना पूछो ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछने में इज्जत चला जाता है, ये भी ठीक है। हाँ, स्टूडेंट को इज्जत होता है, स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं। और अगर आप इज्जत खोज रहे हैं तो आप बेवकूफ़ है, स्टूडेंट ही नहीं। हाँ, किस बात का इज्जत, स्टूडेंट तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर टीचर बोल दे खेत में बैठो, वो ढेला वाला खेत में, जोता हुआ खेत में, तो वहां भी बैठ के पढ़ने के लिए तैयार है। बचपन में एक कहानी सुने होगा, आरोनी का, पढ़े हो, गुरुजी का वो खेत का मेर टूट गया था तो वो अपने लेट गया। तो वो था एक, कहिए कि शिष्य। एक और सुने होगा एकलव का, कि मान लिया तो अंगूठा काट के हटा दिया, तो वो था शिष्य। तो वो लोग शिष्य था ना, है ना, कि गुरुजी जो बोल दिए, किंतु परंतु नहीं, है ना। लेकिन अभी का क्या है, अभी का स्टूडेंट को बोल दोगे चुपचाप रहो तो भी नहीं रहेगा, नहीं बोल दो होमवर्क बना के लाना है तो भी नहीं बना के लाएगा। इवन हम लोग के टाइम और अभी में बहुत का अंतर है, हम लोग तो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन जो ये पिछला 10 साल में जितना चेंजेस मैंने देखा ना, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है, जिसको बोलता है ड्रास्टिक चेंज। 10 साल में स्टूडेंट, टीचर, और भी बहुत सारा चीज, पढ़ाई में चेंजेस। हम लोग के टाइम में लोग पढ़ते थे, पढ़ना चाहते थे। हम लोग के टाइम में टीचर एक है और एक एक बैच में 500 500 हजार हजार बच्चा, मजाल था कोई बदमाशी कर लेगा, मजाल नहीं था, हिम्मत ही नहीं होता था, हिम्मत ही हम लोग का नहीं होता था, कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते थे, है ना, कि कुछ गलत लगता था कि गुरुजी देख लेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, बड़ा मतलब ग्लानी टाइप का लगता था। तो इस तरह, लेकिन ये 10 साल में जो इंटरनेट, जो जियो फ्री आया ना, जब से जियो फ्री किया, बर्बाद ही कर दिया स्टूडेंट लाइफ को। अब स्टूडेंट स्टूडेंट रहा ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि टीचर पढ़ाते रहेगा, स्टूडेंट पहले से मोबाइल में देख ले रहेगा कि मास्टर सही बोल रहा है कि गलत, नहीं। तो इस तरह से करता है। एक जाते हैं जो रेजोनेंस में, तो वहाँ क्या कर रहा है, एक बच्चा पहले से पढ़ के आता है, तो अच्छी बात है, पढ़ के आना अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़ के आइए। लेकिन वो क्या, नोट्स तो सब बना के आएगा, ऑनलाइन में आजकल मिल जाता है,
और जहां या तो मान लीजिए हम एक पॉइंट छोड़े तो फट से टोकेगा सर ये तो पढ़ाए नहीं किए, नहीं। अब मान लीजिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो भी टोकेगा सर ये तो वहां नहीं पढ़ाया। तो हम उसको कल ही के बात है, हम बोले तू पढ़ने आया है कि हमको चेक करने आया, पहले ही बता। पढ़ने आया तो चुपचाप पढ़, और लास्ट में बताइए चैप्टर खत्म हो तब बताइए कि सर ये चीज छूट गया, तो बता दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इनकेस छूट गया, भूल गया टीचर, लेकिन वो क्या करेगा, बिच्चे में टोक देगा। तो मिजाज गर्म हो जाता है कि कर क्या रहा है भाई, तू पढ़ने आया है कि क्या करने आया है ना। नहीं मतलब अच्छा बच्चा जो होता है वो रीडिंग मार के आएगा, पढ़ के आएगा। लेकिन वो अच्छा बच्चा से थोड़ा सा वो नहीं कहते, काबिल बच्चा है, होशियार बच्चा है, वो टीचरे को चेक करने लगता है कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ना। तो इस तरीके का। खैर चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे, तो मैंने बताया इनर मेम्ब्रेन। तो एक इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लिखा था। तो इनर मेम्ब्रेन में हमको कुछ कुछ लिखना है, तो मैं उसको मोटा करूंगा, तभी तो यहाँ पे सीक्वेंस पता चलेगा। तो ये दोनों को मिला के मैं बोल रहा था क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और ये वाला आउटर रख दो, या एक काम करो आउटर को भी डबल लाइन से दिखा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया, आउटर। अब इनर मेम्ब्रेन और कम कंफ्यूजन हो तो आप फास्फोलिपिड का बाइलेयर कम से कम कुछ जगह दिखा दो कि भाई बाइलेयर वाला है, कंफ्यूजन दूर। इधर भी बाइलेयर दिखा दो, और दोनों के बीच का स्पेस, क्या बोला गया, दोनों के बीच का स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात करते हैं हम लोग यहाँ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है। तो अब इनर मेम्ब्रेन में हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे दो पाथ चलता है, एक NaDH जो लेके आएगा उसका अलग पाथ है, और जो एक FADH लेके आता है उसका अलग पाथ है। तो दोनों पाथ हम लोग को बारी बारी से देखना पड़ेगा, NaDH और FADH का। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं NaDH का पाथ, मतलब पाथ फर्स्ट देखते हैं। पाथ फर्स्ट पहल PATH ना, ठीक तो है। पाथ फर्स्ट, पहला पाथ, उसको पहले देख लेते हैं। तो आएगा कौन, FA, क्या आया था, FA, सॉरी FA नहीं, NaDH या H2 भी लिख सकते थे। पहला पाथ का सीक्वेंस देखो, ये आके इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब कहोगे सर किसको देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है FMN को। किसको देगा, FMN को इलेक्ट्रॉन दिया। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है क्यूनॉन को। फिर क्यूनॉन को जब इलेक्ट्रॉन देता है, इस समय ये क्या करता है, इस समय ये कुछ स्पेशल काम करता है। 4 ठो H+ को मैट्रिक्स से खींच के ला के कहा छोड़ देता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, है ना। प्रोटॉन पंप लगा होता है यहाँ, वो पंप कर दिया, प्रोटॉन को क्या किया, पंप कर दिया। किधर कर दिया, मैट्रिक्स से खींचा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर दिया। 4 गो को करता है एक बार में। तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था इसी के कारण हो रहा था। प्रोटॉन पंप करने वाला मशीन लगा हुआ था यहाँ पे, कर दिया पंप। अब ये क्यूनॉन से क्या बनेगा यहां से QH2, ये बन जाता है। QH2 से अब यहां से 2 साइकिल चलता है, साइटोक्रोम बी, वो जो सीक्वेंस था हमारा, बी के बाद 2 ठो साइटोक्रोम बी के बाद C1, फिर 2 ठो साइटोक्रोम C। तो B C1 C, तो आपको पता है C1 और C में फिर क्या करेगा, 4H+ को खींचता है। यहां भी पंप लगा हुआ है, प्रोटॉन पंप, खींच के अंदर कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे जाएगा, साइटोक्रोम C के बाद A और A3 के पास जाएगा। फिर कहा जाएगा, साइटोक्रोम A, और देन साइटोक्रोम A3 के पास जाता है, A और A3। तो देखो साइटोक्रोम C तक देखो
बी डबल होता है, ये डबल होता है, ये डबल, बाकी फिर उधर सिंगल चलेगा। ठीक, अब इतना आ गया। फाइनल इलेक्ट्रॉन जो आया था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा था, ये किसको दे दिया जाता है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ भाई। मैंने अभी अभी बताया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? करंट। करंट अगर दिया जाए पंखा में तो पंखा घूमने लगता है, करंट अगर दिया जाए हीटर में तो गर्म करने लगता है, करंट अगर दिया जाए एसी में ठंडा करने लगता है, करता है कि नहीं? है ना? तो करंट ही का तो सारा खेला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही तो खेला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था तो यही तो करंट। और लास्ट में क्या करता है, ये करंट जो मूव कर रहा था तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप था, तो इसको खींच के अंदर कर दिया। प्रोटॉन पंप था, उसका काम ही है वो पंप को पंप दिए, जैसे कैसे हम लोग का पानी जो चढ़ाते हैं, मोटर बोलते हैं ना, मोटर चला दो, तो मोटर से थोड़ी होता, मोटर तो घूमना आता है खाली, उससे जुड़ा रहता पंप, पंप खींच के पानी को ऊपर चढ़ाता है। तो पंप उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दीजिए, करंट दे दीजिए, तो खींच के पानी चढ़ा दिया। तो वही किया कि खींच के इधर से प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन को चढ़ा दिया, चढ़ा दिया बोले तो अंदर ले लिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ले लिया। एक जगह और लेता है, 3 जगह लेता है, यहां भी 4 साइड में लिख रहा हूं, इसको भी खींच के अंदर कर दिया। ठीक है, अंदर तो ले आया। अब क्या होगा? नहीं, अब क्या होगा यहाँ पे? अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने पढ़ा है तो F1 और F0 पार्टिकल पढ़ा होगा, इनर मेम्ब्रेन में है। तो यहाँ पे एक बनाइए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही जो धसा पड़ा रहता है ये F0 पार्टिकल है, और इधर होता है हेड जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल, इसको बोलता है F0 और इसको बोलते हैं F1, F0 F1। अब जो प्रोटॉन अंदर गया कहाँ पे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे नजर रखना एकदम ध्यान से। अब यहाँ से एकदम फुल कंसंट्रेशन चाहिए। देखो इधर के प्रोटॉन को खींच के अंदर किया है, तो इधर प्रोटॉन H+ घटेगा, यहाँ H+ बढ़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस, प्रोटॉन का डिफरेंस। कहाँ ज्यादा है प्रोटॉन? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब पीएच अंदर में क्या है? प्रोटॉन कम है मतलब यहाँ का पीएच क्या है? पीएच अंदर में यहाँ पे क्या है? पीएच। तो देखो पीएच का डिफरेंस, पीएच ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का पीएच कैसा होता है? कम होता है, एसिडिक होता है, पूछ लेगा। मैट्रिक्स का पीएच कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा, बेसिक वाला कहानी हो जाएगा। नहीं, तो पीएच का भी ग्रेडियंट। और देखो और क्या हो गया, और क्या खेला हुआ, इधर के पॉजिटिव चार्ज को खींच के इधर लाया, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा, इसका मतलब इधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। 3 तरह का फोर्स का डिफरेंस बन गया, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, प्रोटॉन के अंदर जाने से 3 तरह का फोर्स डेवलप हो गया, ताकत डेवलप हो चुका है। अब ताकत को मिनिमाइज भी तो करना होगा, ताकत को जो एनर्जी आया उस एनर्जी को कहीं तो डालना है, क्या कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, तो वही तो करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 4H+ जैसे इससे निकल के आएगा फिर से यही आएगा, 4H+ आने से यहाँ जो एनर्जी निकलता है, एक्चुअल में ये जो हेड है ये मूव करता रहता है, मूव, ये एक एटीपी बनाएगा, कैसे? ADP और प्लस PI को जुड़वा देगा और क्या बना देगा? ATP। तो जरा गौर कीजिए, ये भी चार्ज आएगा तो एक एटीपी, इस चार्ज से फिर एक एटीपी, फिर इस चार्ज से एक एटीपी, तो एक ठो NaDH2 कितना एटीपी बनाया? समझ में आया कैसे 3 एटीपी बनाता है? 3 एटीपी NaDH2 कैसे बनाता है? क्लियर है? पाथ फर्स्ट डन। पाथ सेकंड पे आइए, सेकंड वाला पे, सेकंड वाला पाथ जिसको पाथ सेकंड बोलते हैं FADH2 वाला आएगा। नहीं तो यहां पे हम लोग पाथ सेकंड लिख देते हैं, यहां पे लिख दो पाथ, इसी में कर लेंगे, इसी के सहारे कर लेंगे सब, पाथ सेकंड।
पांच सेकेंड में जो FADH2 आएगा, देखो FADH या H2 जो आया, ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको? आयरन सल्फर प्रोटीन को। तीन ठो होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। FADH2 को इसको इलेक्ट्रॉन दिया, आयरन सल्फर, यही ना कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आया था, और देन ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको। बाकी बात सब सेम। तो जरा गौर कीजिए, पाथ सेकेंड इसको बाईपास कर लिया, इसको बाईपास किया ना, FADH2 आयरन सल्फर प्रोटीन होते हुए डायरेक्ट इसको दे दिया, तो यहां वाला से करंट गुजरा नहीं, तो ये 4+ अंदर आया नहीं, 4+ ये वाला नहीं आया, लेकिन बाकी तो ये आया था, ये आया था, तो इससे एक एटीपी और इससे एक एटीपी, क्या एटीपी बना? FADH2 क्यों 2 एटीपी बनाता? क्लियर? क्योंकि एक स्टेप वो बाईपास कर लेता है, एक स्टेप वो क्या किया? बाईपास कर लिया। तो ये है आपका पुराना डेटा। तो पुराना डेटा के अकॉर्डिंग ओल्ड में जाए हम लोग, ओल्ड के अनुसार क्या बोला गया था? एक NADH2 3 एटीपी देता है, एनसीईआरटी आज भी पुराने को ही फॉलो करता है, और एक FADH या H2 2 एटीपी देता है, ये एनसीईआरटी बता रहा है ओल्ड में। न्यू में थोड़ा सा चेंज है, न्यू में खेला चेंज है। एक NADH2 ये देता है 2.5 एटीपी, और एक तो FADH2 कितना एटीपी देगा? 1.5 एटीपी। तो 0.5 गया कहाँ? आधा एटीपी गया कहाँ? तो बाद में पता चला, पहले लोग यही जानते थे, बाद में पता चला कि ना 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 ना, लास्ट में 4H+ को नहीं खींच के लाता है, किसको लाएगा? मात्र 2 H+ को खींच के लाता है। तो देख लो, देख लो, 4 ठो ये जाता तो एक एटीपी, अगला 4 जाता तो दूसरा एटीपी, और एगो 4 जाता तो तीसरा ना, लेकिन यहाँ तो आधे है, तो आधा एटीपी। अब क्या बोलोगे, आधा से टूट के बनेगा? टूट के नहीं बनेगा, 2 रह जाएगा, फिर अगला साइकिल में 2 और बनेगा ना, तो 2 + 2 4, तब फिर एक एटीपी देगा। तो वही हो गया 0.5 एटीपी घटा। और FADH2 में देखो, इसको बाईपास किया था, तो ये 4 तो गया नहीं FADH2 में, FADH2 वाला ये 4+ को क्या क्या बाईपास करके निकला है, ये प्रोटॉन पंप को बाईपास किया है, तो इसके कारण 4 से एक एटीपी और 2 से आधा, इसीलिए ये न्यू डेटा है। कुछ मिटा क्या? ये न्यू डेटा है। तो पुराना डेटा और न्यू डेटा क्लियर हो गया। यही है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कैसे एटीपी बन रहा है, क्लियर है? सेम ये वही बात हो गया, कौन सा बात? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर आपको याद है फोटोसिंथेसिस में वहां भी यही तो हुआ था। क्या हुआ था? पीएच ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आया था। सेम ऐसा ही वहां भी तो बन रहा था एटीपी, यही बात तो वहां भी था, इसी से तो वहां भी बन रहा था एटीपी, और यहां भी इसी से बन रहा है। यहां भी जो एटीपी बन रहा है सेम इसी तरीके से एटीपी बन रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, और यही इसी तरह से करके क्या किया, एटीपी का फॉर्मेशन। क्यों NADH2 आपको 3 एटीपी कैसे देता है और FADH2 आपका कैसे देता है, क्लियर हो गया? क्लियर है? तो अब जोड़ लो, अब आपको जोड़ने आना चाहिए। क्या जोड़ने आना चाहिए? देखो उसको बताता हूँ जोड़ने। अभी तक हम लोग कितना एटीपी जोड़ रहे थे, 38 ना? चलो अब एक जोड़ के देखते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग ग्लूकोज का। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो पहले तो पायरुविक एसिड में क्या को बना था, 2 ठो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, क्या क्या बना था, 2 ठो एटीपी डायरेक्ट था, और क्या बना था, 2 ठो NADH2 बना था। यही स्टेप क्या कहलाया था, ग्लाइकोलाइसिस कहलाया था। पायरुविक एसिड से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, नहीं ये 2 कार्बन का कंपाउंड, ये 3 कार्बन का, याद होगा ये सब। अब कौन सा रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या बना था, 2 ठो NADH2, यही ना बना था। उसके बाद चला था क्या, एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में गया था,
क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बनाया था? तो देखो ये भी 2 बार चलेगा, 2 से 2 बार चलेगा, एक बार में 3 तो 2 बार में 6 ठो NaDH2 बना था, एक बार में एक FADH2 तो 2 बार में 2 ठो FADH2 बना था, एक बार में एक GTP तो 2 बार में 2 ठो GTP, यही ना बना था। अब इसी को तो हम लोग ETS में ले गए थे, तो जरा गौर कीजिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मैक्सिमम यही सब चीज बनना था, तो 2 गो ATP तो डायरेक्ट बन गया, यहाँ भी ये ATP के वैल्यू के बराबर डायरेक्ट बन गया, 4 गो तो डायरेक्ट बना है, लेकिन जो रेस्ट है ये देखो, ये जब जाएगा ETS, चलो पुराना डेटा और नया डेटा दोनों साथ में ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं ओल्ड और ओल्ड और इसमें ले लेते हैं न्यू, तो ओल्ड में आओ, 1 से 3 तो 2 से 6 ATP, लेकिन 1 से 2.5 तो 2 से न्यू के अकॉर्डिंग यहाँ 5 को बना, तो न्यू डेटा में 5 + 2 7, किसमें? लेकिन आज भी आपसे 8 पूछता है, समझ में आया? दूसरा इसमें देखो लिंक रिएक्शन वाला, ETS में जब जाएगा तो 2 गो है तो 6 और यहाँ 5 ही होगा, कोई दिक्कत? चलो इसमें देखो, इसमें बताओ 6 × 3 18, इसमें बोलो 15 होगा, चलो इसमें बोलो 4, इसमें आया, तो ETS में जाने के बाद तो इतने ना बनेगा, ये तो ETS वाला है, ETS में जाने के बाद ETS में ETS और मैं पेन चेंज करके इस दोनों को भी लिख ही देता हूं, ये वाला 2 ठो ATP, कोई दिक्कत? ये वाला 2 ATP, ये कैसा ATP कैसा? तो यही सेम रह जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें भी डायरेक्ट वाले में कोई फर्क नहीं आएगा, जोड़ो दोनों को, जोड़ो पहले टोटल जोड़ो, कितना पूरा जोड़ घटा आता है ना, 38 ATP और इसमें जोड़ो 32 ATP, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने में पुराना डेटा के अकॉर्डिंग 38 ATP, न्यू डेटा के अकॉर्डिंग हो गया खेला। अलग बात है आपसे पुराना ही पूछता है, लेकिन नया पूछ दे तो छोड़ेंगे भी नहीं, जोड़ने आना चाहिए, बस थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा कि कहाँ कैसे कैसे, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखो घुमा भी सकता है, क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा, देखो ये 2 गो ATP कैसे बना है, ये क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, ये भी कैसे बना है, सबस्ट्रेट लेवल से, लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल से, 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल से, तो 4 ATP टोटल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने में 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनता है, तो 38 में से 4 घटा दो सबस्ट्रेट, बाकी कितना बना, 34 ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब बिना माइटोकॉन्ड्रिया में गए हुए नहीं बनेगा, तो जरा सोचो माइटोकॉन्ड्रिया 34 ATP बनाने का काम कर रहा है, नहीं उसमें अगर नहीं घुसा, 34 भी ना बोलो 35 बोलो, ग्लाइकोलाइसिस सॉरी अथी में क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल दुगो ये हो तो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, आप ETS बोलो, ETS में अगर ना गया तब यहाँ पे 4 ATP घटा देना है, सॉरी गलती बोल रहे हैं, ETS में गया तभी इतना बनेगा, ETS में ना गया तो 4 को बनेगा, ये ATP कैसे बना इतना, ETS में गया है, देखो साइड में लिखा होगा सब में ETS, और इसमें भी वही कहानी है, तो खैर इसमें जोड़ घटा नहीं करना है ज्यादा, इसमें टोटल खाली याद रखिएगा, एक सिनेरियो दिखाया कि कितना कितना बन रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ETS डन। एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर में, नहीं उसमें बीटा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ग्लाइकोलाइसिस, ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका फैक्टर, ये सब देखेंगे, एक क्लास में आपका ये कवर हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ जाएगा।
आज होमवर्क चेक नहीं करेंगे, लेकिन होमवर्क आज का सुन लीजिए। कौन सा होमवर्क दिख रहा है ये? क्या करना है पता है ना? HW। टाइम नहीं है वो मैं नहीं सुनूंगा, बस बना के लाना है। कैसे बनाओगे वो आप जानना है। 5 बार देख के बनाना, अब 5 बार बिना देखे बनाना, तभी काम आएगा। तो ये हो गया होमवर्क। नहीं, ये फिगर किसका था? पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सारा A to Z बात क्लियर। क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन गारंटी है। अभी एक क्लास बचा है, फिर भी 100 में 95 बनेगा। इस चैप्टर का 100 में 95, एक क्लास अभी बचा है बुतरू, वो खत्म होगा तो बनेगा उतना। हाँ बन जाएगा, अगर है ना, बन जाएगा। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन अभी नहीं बताओ तो उसका नहीं बनेगा, फंस जाइएगा। क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन बताओ? तो अभी तो बोल रहे थे बन जाएगा सर, पढ़ने के बाद बन जाएगा ऐसा बोलिए, आधा अधूरा बात नहीं बोलिए, है ना। नहीं तो बीटा ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन अभी रुकिएगा ना, अभी नहीं बता पाइएगा, तो वो बताना है थोड़ा सा। तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज के पास है, खत्म होने वाला है, तो इसको कवर कर लेंगे हम लोग। सेव कर रहा हूँ और QR कोड दे रहा हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन, कहाँ गया? गड़बड़ लिखा है क्या? ठीक है।